अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 12 F7 का स्टार्ट हो गया जी। हाँ जी, क्वेश्चन 2 था और थ्योरी थी। क्वेश्चन 2 था ना? नहीं रखा था मैंने, मुझे लगता है मैंने नहीं रखा था। ओ माय गॉड, क्वेश्चन 2 मिस हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 इतना आसान था। मैं भी कहूँ इतना छोटा क्यों बना है? मेरे हिसाब से तो कोई 40-45 मिनट का बनना चाहिए था, लेकिन वो चलें कोई बात नहीं, मैं भूल गया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यार असल में ना ये टुकड़े टुकड़े चीज़ें हैं जो ऐसे होती हैं ना, एक्स्ट्रा चीज़ें, थ्योरेटिकल चीज़ें, वो मैं भाग के जाता हूँ घर, कपड़े चेंज करके आता हूँ। नहीं ऐसा नहीं होता, तो कोई लेक्चर किसी में से, कोई लेक्चर किसी में से, कोई किसी में से उठा के तो इकट्ठा करके देता हूँ ताकि आप उसको सुन भी लो और वो टाइम यहाँ पर हम किसी और काम में और इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, अच्छा जी। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए अब तक जितना पढ़ा है उसमें कि है। अब आपको मैंने कहा था कि आपने नोट्स जो आपके हैं, ये जो आपकी किट है, वो टेक्स्ट है, स्टडी टेक्स्ट, उसको आपने पढ़ना है, CGU से पहले पहले पढ़ना है। तो बड़ी उम्मीद है कि किसी ने नहीं पढ़ा होगा, है ना? कोई एक हो पर नेक हो, ज़्यादा का क्या फ़ायदा है? नहीं ना पढ़ा, किसी ने भी ना पढ़ा, माशाल्लाह। चलें कोई बात नहीं, अब आज आपने गुंजाइश जो है वो पूरी कर लेंगे। ठीक है, आज मैं चैप्टर ही पूरा कर देता हूँ जी। नहीं लेकिन यार पहले पढ़ लिया करो ना यार। अच्छा जी सुने, आज हम बात शुरू करने लगे हैं जी कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ। आपके सामने ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये कॉलेज का एक एसेट है कि नहीं? ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस वाइट बोर्ड पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा दें, बेटा आप नोट्स छोड़ दें, अब जो भी छोड़ दें, अब इस वक्त इधर तवज्जो करें, अहम बात, क्योंकि जिस किसी ने पढ़ा भी हुआ है ना IS 36, उसने ये नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए बड़े ध्यान से सुने। ठीक है, आपने थोड़ा ज़्यादा इधर हो गए, थोड़ा इधर हो। अच्छा इससे तंग तो नहीं हो रहे इस बात से? थोड़ा सा हो भी लो तो खैर है। अच्छा सुने, मैंने आपसे कहा इस वाइट बोर्ड की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर दें, तो शायद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकल भी आए, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज़रूरी नहीं है कि हर एसेट की भी हो। एक चीज़ लाजमी होती है, वो होती है वैल्यू इन यूज़। जैसे आपके पास कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड एसेट है कि जो आपके अलावा किसी के काम का ही नहीं है, तो फेयर वैल्यू तो उसकी कोई भी नहीं होगी। लेकिन आपने उसको क्यों एसेट बनाया हुआ होगा? आप उसको यूज़ करके उससे बेनिफिट कमाने का इरादा रखते होंगे कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल हम इससे प्रोडक्ट बनाएंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो वाइट बोर्ड की फेयर वैल्यू शायद निकल ही आए लेस कॉस्ट टू सेल, कोई इसका कोई जो है वो कबाड़ी आप रेट आकर लगा ही दे, लेकिन इसकी वैल्यू इन यूज़ अकेले बोर्ड की क्या आप निकाल सकते हैं? वैल्यू इन यूज़ का मतलब होता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज करें, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें। तो क्या ये एक ऐसा एसेट है जो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लोज जनरेट कर लेगा? बाहर सड़क पे जाके रख दें वाइट बोर्ड को, ये कैश फ्लो जनरेट करने लग जाएगा? नहीं, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है जिसके साथ और बहुत सारे एसेट्स कंबाइंड हैं, जिसमें AC लगा हुआ है, ये बिल्डिंग है, तो ये पूरा एक CA कैंपस है। ऐसे ही ये साथ एक पूरा ACCA कैंपस है। तो ये कह सकते हैं कि ये CA कैंपस एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है कॉलेज के लिए। ऐसे ही ACCA कैंपस एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है जो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें मुश्किल पेश आ रही होती है किसी एक इंडिविजुअल एसेट के कैश फ्लो निकालने के लिए, क्योंकि वो एक एज अ होल एक ग्रुप का पार्ट होता है और वो ग्रुप एज अ होल कैश फ्लो जनरेट कर रहा होता है। तो ऐसा इंडिपेंडेंटली कैश जनरेट करने वाला एक यूनिट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली मतलब एक ग्रुप बनता है, लेकिन उस वो फिर जो है वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक है, मिसाल के तौर पे नेक्स्ट कोला है, आजकल हम नेक्स्ट कोला यूज़ करते हैं ना, ये नेक्स्ट कोला है। अब नेक्स्ट कोला के 3 फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगाई हुई हैं। ठीक है, एक में वो पानी बना रहे हैं, वाटर, मिनरल वाटर। दूसरा जो है वो जूस का उनका यूनिट है, और तीसरा जो है वो बेवरेजेस के लिए।
अच्छा, अब सॉरी, अच्छा जी, अब यहां पर वाटर जहां पे बन रहा है पानी, वहां पर एक प्लांट भी लगा हुआ है, ठीक है जी, एक बिल्डिंग भी है और मसलन फर्नीचर भी कुछ पड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा, ये फर्नीचर एक आइटम बन गया ना, चले ये व्हाइट बोर्ड जो है, ठीक है। अब ये एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है, ठीक है जी, जो कंबाइन होकर कैश जनरेट कर रहे हैं, लेकिन शायद अकेला प्लांट या अकेली बिल्डिंग या अकेला फर्नीचर ये कैश फ्लो जनरेट ना कर सके। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह से जूस का भी एक यूनिट, मतलब कैश जनरेटिंग यूनिट अलग से, इसके अपने एसेट्स होंगे, ये इंडिपेंडेंटली अलग से कैश फ्लोज जनरेट कर रहा होगा। ऐसे ही बेवरेजेस हैं, तो इन सब के अपने अपने एसेट्स होंगे, ठीक है। जूस का अपना हमने प्लांट लगाया हुआ है, ये भी एक बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है जी, और इसका भी कोई फर्नीचर फिक्सचर्स होंगे, कोई इक्विपमेंट होगा। ऐसे ही बेवरेजेस के लिए भी इधर भी प्लांट लगा हुआ है, इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी फर्नीचर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर इनका एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, जूस वाला इनका दूसरा कैश जनरेटिंग यूनिट है, और बेवरेजेस वाला इनका तीसरा कैश जनरेटिंग यूनिट, ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। सियाल एयरलाइंस है ना एक, अच्छा, सियाल एयरलाइंस जो है उसके ऑपरेशंस सऊदीया में भी हैं और उसके ऑपरेशंस कराची में भी हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस, ठीक है जी। अब बज़ाहिर नज़र क्या आ रहा है, दो अलग कैश जनरेटिंग यूनिट्स होंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको लिखी हुई मिली, एक एग्रीमेंट था, एक शर्त थी इनके ऑपरेट करने की, ठीक है। वो क्या है, लिखा हुआ है जी कि सऊदीया फ्लाइट ऑपरेशन, सऊदीया फ्लाइट ऑपरेशन, सऊदीया फ्लाइट लाइसेंस कह लें, फ्लाइट लाइसेंस will be cancelled, will be cancelled if you stop कराची ऑपरेशंस। कराची की सर्विसेज अगर आपने स्टॉप की तो आपके हम सऊदीया वाले को भी क्या कर देंगे, ठीक है। अब वैसे तो क्या नज़र आ रहा था कि ये दो अलग अलग कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं, लेकिन इस दरमियानी लाइन ने आकर जो है वो इन दोनों को कंबाइन कर दिया और ये दोनों अब कंबाइन होकर एक सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट बन गए हैं। तो इनको हम कंसिडर करेंगे एक सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट, ठीक है जी। जी बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए, तो क्या कंसिडर करेंगे जी, एज अ वन कैश जनरेटिंग यूनिट। अभी मैं आपको कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है वो समझा रहा हूँ। कंसिडर्ड एज सिंगल CGU, ठीक है जी। दो मिसालें हो गई, तीसरी मिसाल है जी शर्ट एंड टाई शॉप। इन्होंने दो फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, ठीक है जी। फैक्ट्री 1 जो है इसमें ये लोग धागा बनाते हैं, स्पिनिंग मिल है, स्पिनिंग मिल है, यहाँ पे इनकी स्पिनिंग मिल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं यहाँ सॉरी ऑनलाइन वाले कांचे पे माजरत बच्चों, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं जी,
यार्न मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक CGU है, ये धागा कॉटन लेते हैं, धागा बनाते हैं, उसको बेच सकते हैं। ठीक है, एक और फैक्ट्री उन्होंने लगा ली, फैक्ट्री 2। ठीक है जी, और यहाँ पे इन्होंने शर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की हुई है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब इस फैक्ट्री के अंदर ये स्टिचिंग और फिनिशिंग करना शुरू कर दी इन्होंने, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग। ठीक है जी, तो ये एक कैश जनरेटिंग यूनिट था, लेकिन शर्ट एंड टाई वालों ने कहा ये भाई जितना भी यार्न प्रोड्यूस होना है ना, यार्न प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री 1 मेरी बैटरी लो होंगी, मेरे ये भी स्लो हो जाता है। इन फैक्ट्री 1 is used in फैक्ट्री 2। हम जितना धागा बनाएंगे उस धागे को फैक्ट्री 2 में इस्तेमाल करेंगे, एंड देन द शर्ट्स will be and then the shirts are sold in market। अब वैसे तो बोथ फैक्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट्स, लेकिन इस लाइन ने आकर, कौन सी लाइन, जो प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री 1 में वो यूज़ होगी फैक्ट्री 2 में, तो ये फिर CG1 CG2 नहीं रहे, बल्कि इन दोनों फैक्ट्रीज को कंसिडर करेंगे हम एक ही। ठीक है, तो बोथ फैक्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज वन CGU। ठीक हो गया जी, वो मसला। Definition of CGU is the smallest identifiable group of assets that generates cash inflows largely independent of cash inflows from other assets। ठीक है, जैसे ये रेस्टोरेंट चेन है मरी के अंदर, ठीक है, इनका एक रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट की पूरी चेन है, तो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट माइट बी एसेट विद इन अ सिंगल रेस्टोरेंट। तो मरी वाला एक कैश जनरेटिंग यूनिट हो सकता है, इनके सारे मुल्क के अंदर भी रेस्टोरेंट हो सकते हैं। ठीक है, बट फॉर माइनिंग कंपनी ऑल द एसेट्स ऑफ कंपनी माइट टेक अप अ सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट। लेकिन एक माइनिंग कंपनी है तो उनके एक माइन के ऊपर सारे एसेट्स लगे होंगे। ठीक है, तो वो कंपनी जो है वो सारी की सारी एक ही कैश जनरेटिंग यूनिट कहलाएगी, लेकिन एक रेस्टोरेंट चेन की कोई एक सिंगल रेस्टोरेंट भी कैश जनरेटिंग यूनिट हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब मामला क्या होता है जी, असल में अब मामला तो ये हो गया जैसे आपको बताया। ठीक है, कि आपका एक CGU है। ठीक है, अब CGU के अंदर डिफरेंट एसेट्स आ रहे होते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है और करंट एसेट्स भी हैं। ठीक है, अब ये CGU की अलग से हमारे पास कोई अलग से बुक वैल्यू एसेट्स की हो भी सकती है, लेकिन चूंकि ये एसेट्स जो है वो अलग अलग कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हमें इनकी रिकवरेबल अमाउंट अलग नहीं मिल सकती। ठीक है, शायद मैंने आपसे इसे अर्ज किया ना कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल शायद मिल ही जाए, कोई कबाड़िया शायद कीमत लगा भी दे, लेकिन ये वैल्यू इन यूज़ आप इनकी नहीं निकाल सकते। ऐसा ही है। ठीक है, तो अब फिर करना क्या पड़ेगा, अगर कोई कैश जनरेटिंग यूनिट आ जाए और जाहिर सी बात है कोई इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर आएगा कि जी कोई इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम इस पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट की इकट्ठी ही क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। ठीक है जी, तो ये CGU है, इस सारे CGU की इकट्ठी रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। अब ये इसकी क्या है हमारे पास,
बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू से अज्यूम करते हैं रिकवरेबल अमाउंट आ गई कम, तो इसका मतलब देयर इज इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। और फिर क्या होगा, बुक वैल्यू क्या होनी है जी, बुक वैल्यू विल बी रिवाइज। अब मिसाल के तौर पे कोई गुडविल हमने खरीद रखी थी जो बाद में फिर इस कैश जनरेटिंग यूनिट को भी एलोकेट की जाती है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कहता है कि आपने अगर इम्पेयरमेंट लॉस आया है तो उसको सबसे पहले किसको चार्ज करना है, बल्कि इससे भी आगे चलेंगे, फिलहाल तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले गुडविल को चार्ज करके इसको क्या करने, जीरो। उसके बाद आपके जो एसेट्स बचे हैं, ठीक है जी, उन एसेट्स में आपने देखना है कि उन एसेट्स, बल्कि यूं कह लें, चलिए ठीक है, एक बात तो याद हुई, ठीक है। उसके बाद कोई एसेट ऐसा भी हो सकता है जिसकी स्पेसिफिकली रिकवरेबल अमाउंट अलग से दी हुई हो सकता है ना, कोई एक एसेट ऐसा हो जिसकी अलग से रिकवरेबल अमाउंट दे दी गई है, तो उस एसेट को उसकी रिकवरेबल अमाउंट से नीचे लेकर नहीं जाना। इसका मतलब स्पेसिफिकली भी कोई एक इंपेयर हो सकता है कैश जनरेटिंग यूनिट में से, ये मैं ऑर्डर बता रहा हूं। सबसे पहले तो वैसे होता ही क्या है कोई स्पेसिफिकली, ये सारी बातें ना ज़बानी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन करते हैं अभी सवाल, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कोई एसेट अगर उसकी रिकवरेबल अमाउंट अलग से निकल आए तो उसको स्पेसिफिक इंपेयरमेंट से गुजारें। जो इंपेयरमेंट लॉस वो इंपेयर हो गया, अब बाकी जो इंपेयरमेंट लॉस बचा उसको सबसे पहले गुडविल को खाने के लिए इस्तेमाल कर लें। इंपेयरमेंट लॉस आपने गुडविल को चार्ज किया, गुडविल सारी उड़ा के रख दिया आपने, फिर भी इंपेयरमेंट लॉस बच गया, तो जो बाकी एसेट्स बचे हैं उनमें से फिर करंट एसेट्स को भी निकाल दें। किसको निकाल दें, क्योंकि बेटा जी असल में ना ये जो करंट एसेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड कहता है ये नॉर्मली पड़े ही अपनी रिकवरेबल अमाउंट्स पे होते हैं। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे वो कह दे कि जी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है या डेटर्स बैड हो गए हैं, प्रोविजन बुक कर लो, तो ये तो उनकी इंपेयरमेंट आ गई ना, तो ये स्पेसिफिक इंपेयरमेंट को चार्ज हो जाएगी। वरना खामोश हो सवाल तो आपने करंट एसेट्स को भी साइड पे कर देना, उन पे इंपेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं करना। और जो बच गए एसेट्स, मसलन ये दो एसेट्स बच गए, अब ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, इनको फिर प्रो रेटा आपने क्या करना है, इंपेयरमेंट लॉस बांट देना। तो तरतीब क्या बनी, सबसे पहली बात, अगर कैश रेटिंग यूनिट आ जाएगा तो हमें रिकवरेबल अमाउंट भी पूरे सीजीयू की निकालनी पड़ेगी। फिर अगर इंपेयरमेंट लॉस आ गया है तो ये टोटल इंपेयरमेंट लॉस जो है, ये टोटल, जब आप बुक वैल्यू से रिकवरेबल अमाउंट पे जाते हैं तो इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ जाती है। नहीं, बेसिकली आपने जाना तो कहाँ पे होता है, राइट डाउन करके इधर, ठीक है। तो ये इंपेयरमेंट लॉस है, इसकी तरतीब फिर क्या बनी, कोई स्पेसिफिक एलोकेशन है तो पहले उसको कर दो, जो इंपेयरमेंट लॉस फिर भी बच जाए तो गुडविल को यूज करो जो उस सीजीयू को एलोकेट की हुई आपको दी हुई होगी। अगर फिर भी इंपेयरमेंट लॉस बच जाता है तो करंट एसेट्स को नॉर्मली नहीं हम करते इंपेयर, बहरहाल जो बाकी एसेट्स बचेंगे उनको प्रो रेटा आपने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर देना, ठीक है। देखें IAS 38 पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। गुडविल असल में मतलब हम ये कहते हैं ना कि एक कैश जनरेटिंग यूनिट जो है उसकी रिकवरेबल अमाउंट ही नीचे चली गई और आप कह रहे हैं कि जी उसकी गुडविल भी है, तो सबसे पहले पहली बात ये परचेज गुडविल होती है, तो ये पैसे देकर हमने कोई बिजनेस खरीदा होता है, साथ गुडविल भी आई होती है। इंटरनली जनरेटेड अब IAS 38 में पढ़ाऊंगा मैं, वो तो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं, ठीक है। अब जब पूरे बिजनेस की गुडविल होती है तो हम कैश जनरेटिंग यूनिट्स 2-3 अगर अलग करें तो उनको गुडविल एलोकेट करते हैं फिर अंदाजे से। तो सबसे पहले फिर इंपेयरमेंट लॉस किसको खाता है, उसी गुडविल को, ठीक है, क्योंकि वो एक फर्जी एसेट है, ओके, इंटेंजिबल है और वो भी अंदाजे से ही, बस ठीक है जी हमने उसके पैसे दिए हैं, बिजनेस एक्वायर किया था, तो सबसे पहले हम कहते हैं यार इसको तो खत्म करो। उधर से तुम कह रहे हो एसेट इंपेयर, उधर से तुम कह रहे हो बिजनेस की गुडविल है, सबसे पहले किसको खाएंगे, फिर गुडविल को, फिर बाकी प्रो रेटा बांट देंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे तो इंपेयरमेंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इंपेयरमेंट इज कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग कैश जनरेटिंग एज अ वन एसेट और फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। और अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए, ठीक है, तो फिर उसको किस तरतीब पे बांटना है वो आगे लिखा हुआ है। लेकिन एक बात स्टैंडर्ड जो कहता है वो ये कि जहन में रखिएगा, आपने किसी भी एसिड को नहीं करना इससे बिलो, किससे बिलो जो कि इनमें से हायर हो। थोड़ा सा मुश्किल है अंग्रेजी, क्या करें स्टैंडर्ड की, क्या कहना चाह रहा है वो, कहना ये चाह रहा है कि पहले इन तीनों में से हायर फिगर निकालो, जो फिगर निकले उससे ज़्यादा किसी को नीचे नहीं करना,
ठीक है। तो बुक वैल्यू एसेट कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज, जो रिकवरेबल अमाउंट है उससे कम नहीं करना। यही तो बता के आए हो अभी आप कि अगर किसी एसेट की आपको स्पेसिफिकली रिकवरेबल अमाउंट दे दी जाए तो उसको सिर्फ उतनी ही इंपेयरमेंट चार्ज करनी है, उसको उससे नीचे लेकर नहीं जाना। तो सबसे पहले स्पेसिफिक वाले को आपने इंपेयरमेंट चार्ज की, फिर बच गई तो फिर गुडविल को, और फिर बच गई तो प्रोरेटा। लेकिन नेगेटिव एसेट कोई नहीं करना, एक एसेट जीरो से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है, सही है। अब जीरो वाला एसेट तो वही होगा जिसकी रिकवरेबल अमाउंट है ही कोई नहीं। तो अगर किसी की रिकवरेबल अमाउंट आ जाए तो पहले हमने क्या देखना है, इन तीनों में से हायर, ठीक है, बल्कि दो कह ले, रिकवरेबल अमाउंट या जीरो। तो अगर कोई एसेट की रिकवरेबल अमाउंट है तो उसको उससे नीचे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इंपेयरमेंट जब सीजीयू की करेंगे तो डील कैसे करना है, स्पेसिफिकली इंपेयर्ड एसेट्स को फर्स्ट, ठीक है, फिर इंपेयर करेंगे सीजीयू को। 36 क्या कह रहा है जी, इंपेयरमेंट लॉस एट्रीब्यूट टू सीजीयू शुड बी एलोकेटेड टू राइट डाउन द एसेट इन फॉलोइंग ऑर्डर, परचेज गुडविल और अदर एसेट्स जिसमें इंटेंजिबल्स भी होंगे प्रो रेटा बेसिस पर, ठीक है, जो उनकी बिफोर इंपेयरमेंट बुक वैल्यू होगी उसकी बेस के ऊपर मान लेंगे। लेकिन उससे पहले क्या पड़ा हुआ, ये स्पेसिफिक पहले, नंबर 2 मैंने ऐसे बताया था गुडविल, और नंबर 3 प्रो रेटा बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर है, ठीक है, स्पेसिफिक फिर गुडविल और फिर रिमेनिंग को प्रो रेटा। नहीं, ये सारी बातें ज़बानी है, ऐसे समझ नहीं आती, सवाल करते हैं अभी, ठीक है। लेकिन ये बात भी मैं आपको अभी बता के आ रहा हूं कि नो इंडिविजुअल एसेट शुड बी रिटन डाउन बिलो इट्स रिकवरेबल अमाउंट। This means that unless specifically impaired, current assets are unlikely to be impaired as part of CGU as they are already likely to be carried at their recoverable amount. Inventory as noted is outside the scope of IS 36। तो ये करंट एसेट्स के ऊपर इम्पेयरमेंट नहीं किया करते हम, क्योंकि हमारी यही अजम्पशन होती है कि नॉर्मली ये पड़े ही किस पर होते हैं, अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे पड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आए ज़रा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें जी। मुझे तो लगता है आप खुद ही सवाल कर लेंगे हिम्मत करके, ज़रा देखें आप, मैंने तो करवाना ही है, आप खुद ही कर लें। अगर तो मेरे गले को थोड़ा सांस आ जाए फिर मैं सवाल करता हूँ। भाई भी चले गए नाराज़ होके हमसे। हिम्मत करनी, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। एक ही तरतीब पर सारे सवाल करेंगे एज यूजुअल। अच्छा, क्या समझ नहीं? वो तो सवाल करेंगे तो पता लगेगा ना, सवाल करें। बेटा इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे वो कहता है पीपीई की रिकवरेबल अमाउंट 80 है, मिसाल के तौर पे, तो आप इसको -10 से ज़्यादा नीचे लेकर ही नहीं जा सकते। ये स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट हो गई। मतलब क्योंकि देखो ना, ये तो इसकी बुक वैल्यू है, लोअर ऑफ बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट पे रखना होता है। सवाल में कह रहा है कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 80। अब प्रो रेटा हो सकता है इसको जो है वो इम्पेयरमेंट जो 20 की चार्ज हो जाए,
तो स्टैंडर्ड इससे मना कर रहा है अगर किसी की रिकवरेबल अमाउंट आपको स्पेसिफिकली दे दी जाए तो वो एसेट उससे नीचे नहीं लेके जाना, बस मैक्सिमम उसी पे लेके जाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल कैश जनरेटिंग यूनिट है, उसकी ओवरऑल बुक वैल्यू है और ओवरऑल इंपेयरमेंट लॉस है। तो ये सबको उनकी बुक वैल्यू पे बेस पे बांटने से पहले देखो अगर किसी एसेट के बारे में स्पेसिफिकली उसने बताया तो उसको उतनी ही इंपेयरमेंट करें जितना स्पेसिफिकली बताया गया, बाकियों को फिर जो बच जाए उसको प्रोरेटा कर दें। ठीक है, ठीक है, सवाल में आ जाता है तो देख लेते हैं। ठीक है वैसे मुझे भी लग रहा है मेरी बैटरी इतनी लो है कि मुझे लग रहा है बस करते हैं, रहने देते हैं, बस घंटा डेढ़ दो पढ़ते हैं उसके बाद बस करते हैं। ठीक है, सवाल करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कैश जनरेटिंग यूनिट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, गुडविल है और अदर एसेट्स हैं। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट हैज बीन असेस्ड एज। अब ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली गई, ठीक है, जो परेशान करे, क्योंकि ये स्टेप 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले बुक वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट लॉस लिख लेंगे, ये जो सवाल के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6, गुडविल है हमारे पास, और कौन कौन से एसेट्स हैं जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और अदर एसेट्स है। पता नहीं क्या होगा, अगर नहीं बता रहा तो फिर करंट नहीं होंगे तो फिर ठीक है, वो भी इंपेयर हो रहे होंगे, खामोश है ना। ठीक है जी, बुक वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट कितनी है जी? गुडविल 10, पीपीई 90, 60, ग्रैंड टोटल क्या बन गया? 160। ये जनाब बुक वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट। अब ये बुक वैल्यू है, कोई इंडिकेटर आया होगा, उन्होंने इंपेयरमेंट टेस्ट से इस पूरे यूनिट सीजीओ को गुजारा। सीजीओ इसीलिए बनाया हुआ है ना कि अलग अलग वो नहीं कर रहे होंगे कैश, जैसे गुडविल अभी तो अलग वैसे ही नहीं कर सकती कैश फ्लो जनरेट। ठीक है, ऐसे ही अदर एसेट्स या पीपी ये नहीं कर सकते होंगे अलग कैश फ्लो जनरेट, इसीलिए इनको क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप की बुक वैल्यू थी 160 और कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेशन आया होगा, इन्होंने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया और इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है? 140। अब मुझे बताएं 160 पर हमारी किताबों में जो एसेट नजर आ रहा है, अगर इसकी रिकवरेबल अमाउंट 140 है तो इसका मतलब लॉस है कि नहीं है? ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रिवाइज कर दी बुक वैल्यू, हमने रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ गई। ठीक है जी, और रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी है? तो लॉस कितना है? अब ये 20 का लॉस है, अब ये 20 का लॉस हमने क्या करना है जी? एलोकेट करना है। ठीक है, अब अगर यहां पर वो कहता कि इनमें से पीपीई की रिकवरेबल अमाउंट है 85 रुपए, तो इसका मतलब वो 85 से नीचे तो नहीं जा सकता ना, तो फिर इसको सिर्फ 5 की जो है वो गुडविल एलोकेट करते। अब टोटल सॉरी गुडविल कह रहा हूं, इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट करते। अच्छा, अब इंपेयरमेंट लॉस टोटल है कितना? ये देखो जी 20 का। अब अगर वो 5 इसको बंट जाता तो बाकी कितना बचता? 15। अब उस 15 में पहला नंबर किसका होता? वो निकाल देते, बाकी कितना बचता? 5। अच्छा, उसके बाद जो एसेट्स बचते, चलो मेरे सवाल में बच एक गया, जो एसेट्स बचते उनको प्रो रेटा बांट देते। अब समझ आइए बात की, लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं था, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर किसको बांटेंगे, और तो कुछ बताया नहीं हुआ, तो सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस किसको चार्ज करोगे? गुडविल को। गुडविल है कितनी? 10, तो उसको उड़ा दो। ठीक है, ये 10 का इंपेयरमेंट लॉस गुडविल को चार्ज हुआ। ठीक है, और गुडविल कितनी हो गई? 0। अब एक छोटी सी वर्किंग हम करेंगे और उसमें हम लिखेंगे इंपेयरमेंट लॉस आफ्टर गुडविल, इंपेयरमेंट लॉस आफ्टर, तो 20 माइनस 10 कितना बच गया? अब ये वो 10 है जिसको हमने प्रो रेटा बांटना है बाकी रिमेनिंग एसेट्स पर। ठीक है, तो रिमेनिंग एसेट्स हैं 2। ठीक है, अब उधर ही बुक वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट, उसकी बेस पर प्रो रेटा बांटना है। तो बुक वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट कितनी है? पीपीई की 90 और अदर एसेट्स की 60, तो 90 जमा 60। ठीक है, अब इधर देखो, मैंने कहा जी पीपीई को हम बांट देंगे, देखिएगा जरा, 10 बांटना है, 10
10 बांटना है इनटू, इधर देखो जरा, 90 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 60 यूं लिख दें, ठीक है जी। आंसर 6 इधर आ गया। वैसे तो बैलेंसिंग भी निकल सकता है, लेकिन चलो मैं ज़रा प्रैक्टिस चूंकि करवा रहा हूँ। ये तो अदर एसिड्स 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 60, ठीक है। ये आ गया जनाब 4। तो 6 और 4 बच गया 84 और 56, इसके बराबर ही होगा, देख लो। ठीक है, आप कुछ समझ आया? बाकी मैंने ज़बानी समझाया आपको स्पेसिफिक वाला कि मसलन इनमें से किसी एक एसिड के बारे में कह देता कि जी ये तो इससे इसकी रिकवर मोम ये है, तो उससे नीचे तो नहीं जा सकता ना। तो पहले किसी को स्पेसिफिकली बताए तो प्रोरेटा तो नहीं ना करना, उसको स्पेसिफिकली इंपेयर कर दें। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आपका पीपी 5 से होता तो ये 85 पे आ जाता। अब बाकी जो बचा है उसमें फिर पहले गुडविल उड़ाते और फिर जो एसिड्स बचते उन पे प्रोरेटा करते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। और करंट एसिड्स भी नॉर्मली इंपेयर नहीं होते, क्योंकि वो भी नॉर्मली किस पे पड़े होते हैं, अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे ही। चले, ये बातें तो प्रैक्टिस से ही समझ में आती हैं। तो अब अगला सवाल आप करें जरा, पहले आप करें, सवाल बढ़ गया जी, चीजें बढ़ गई हैं। अब इसमें भी स्पेसिफिक वाला केस नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने आपको ज़बानी कराई हैं, ठीक है। उसके बाद 8वां होमवर्क और 9वां होमवर्क, ये स्टैंडर्ड मेरी तरफ से ख़त्म है, लेकिन 9वें का सलूशन मौजूद है और ये आज आपकी असाइनमेंट है। पर सलूशन देखना, अल्लाह माफ़ी, कितना बड़ा गुनाह है, आपकी सोच है। मज़ा आएगा इंशाल्लाह इस सवाल करके, मुकम्मल सवाल है। जल्दी करना है अब आपने, और सही कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे पता है, मुझे उम्मीद है। बस तरीका सिखाना होता है ना, तो कैलकुलेशन का वो आ जाता है, इजी हो जाता है। हो गया, जल्दी जल्दी, शाबाश, हिम्मत 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 हिम्मत, कोशिश, जज्बा, जुनून। मेरी गाड़ी गर्म हो रही है, इंजन गर्म हो गया गाड़ी का, पड़ जाएंगे मगरिब तक। ओई जूम मीटिंग भी रखी हुई यार, आइंदा जूम मीटिंग है हफ्ते को रखूंगा, जुमे वाले दिन हम टिका के पढ़ा करेंगे, 3 घंटे 4 घंटे हैं। तैयार हो ना? हाँ, यस तो करते हो, बाद में फिर कभी चाय मांग के आधा घंटा, फिर कभी। आज मेरा दोस्त भी नहीं आया जो थक जाता है। चले जी, आपने हिम्मत की, बड़ी बात है। करवाऊं, रुकूं अभी? हिम्मत करनी पड़ेगी खान साहब, डरना मना है। मेरी तरफ ना देखें, काम करें, वो जो समझ में आता है करें। रुक गए आप लोग डर की वजह से, कोई एक भी कर लेगा तो मैंने शुरू कर देना। मुझे नहीं पता कोई बात, फिलहाल मैं जानता ही नहीं आप लोगों को,
हैं कौन आप लोग? कोई एक तो कर लेता। यस, बस स्टॉप राइटिंग। चलें अब मिलके करते हैं। एफ लिमिटेड हैज अ सीजीयू दैट सफर्स अ लार्ज ड्रॉप इन इनकम ड्यू टू रिड्यूस्ड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। रिकवरेबल अमाउंट को पूरा सीजीयू वाज डिटरमिन्ड एट 100 मिलियन। द एसेट्स ऑफ सीजीयू हैड फॉलोइंग कैरिंग अमाउंट्स इमीडिएटली प्रायर टू। तो इन सवालों में ये सारा कुछ दिया होता है नॉर्मली, ठीक है। इतना लंबा सवाल नहीं होता जितना मैंने नोमा डाला हुआ है आपके लिए। वो सिर्फ इसलिए है कि पूरी कहानी एक बार सामने हो तो अच्छा होता है, उसी में से फिर एक्सट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं है। मतलब आप लोगों को एमसीक्यूज एमटीक्यूज आपको दिए थे, याद है? किसी ने किए तो नहीं होंगे, है ना? कब करोगे? पेपरों के बाद करोगे। गोस्ट्स ऑफ लेग्स हो आप लोग, मुझे लग रहा है टॉक्स से मानने वाले हो नहीं। एक चैप्टर पूरा किया था, आज दूसरा पूरा हो गया, अब बढ़ गया ना काम, है? अभी आज 38 शुरू करना है मैंने, अभी हाँ, इसके भी तो खत्म हो गया, तो उस पर फिर मंडे का दिन लगेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये तो काम निकला जा रहा है हाथों से, ऐसे रेत की तरह बहता जा रहा है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ आप करें तो सही। सवाल आपको बच्चों वाले लगेंगे, लेकिन इसका ये नहीं कि करना छोड़ देंगे, नहीं, यही तो तसल्ली है। और पेपर के अंदर भी ऐसा ही इंशाल्लाह महसूस होगा आपको, अल्लाह ने चाहा तो पहली बात है, ठीक है। नहीं, स्टडी आपके कर लिए, बड़ी मेहरबानी। बाकी किटों के किसने करने हैं भाई? वो भी सारे करेंगे तो पता लगेगा ना। देखो मेरी है अप्रोच डिफरेंट। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा के फिर किट के सवाल नहीं करवाता। मैं सारा कुछ पहले खुद देख लेता हूँ कि क्या इसकी बाउंड्रीज हैं, हदूदों को यूद हैं, उसके बाद मैं सवाल अपने देता हूँ, उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा करवाता हूँ, और फिर आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अपना भी टेस्ट, आपका भी टेस्ट, रोज़ ही टेस्ट, हर लम्हे टेस्ट। तो आप करेंगे तो पता चलेगा बेटा। ऐसे तो फिर मेरे पे तो भरोसा कर लो, मैं गोली करा जाऊँगा और फिर काम ख़त्म ना, गई ना कहानी। चले अब इमीडिएटली प्रायर टू इम्पेयरमेंट, ये बुक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और वो कहता है इन्वेंट्री और रिसीवर्स आर कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड एट देयर रिकवरेबल अमाउंट। तो क्लियरली बता दिया, अब तो उसने शक भी खत्म हो गया, और कोई स्पेसिफिक वगैरह नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगला सवाल पढ़ाता हूँ, बस फिर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब जो आपने करना था वो तो कर लिया ना जी। अच्छा, अब कौन कौन से एसेट्स हैं जी? गुडविल है, इंटांगिबल्स हैं, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर इन्वेंट्री है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स है, ठीक है। तो बुक वैल्यू इमीडिएटली बिफोर इम्पेयरमेंट, ये सवाल में गिवन है, बताइएगा। 25, 60, 30, 15, 10, टोटल हो गया 140। उसके बाद बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है, क्योंकि आपने देखा है जी कि रिकवरेबल अमाउंट सीजीयू की कितनी आ रही है। ओ, तो 140 से 100 पे लाना पड़ेगा, 40 रुपए से एसेट को इम्पेयर करना पड़ेगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया जी? 40, ठीक है। अब ये 40 का इम्पेयरमेंट लॉस है, ठीक है। बस ये कहानी नहीं। एक मिनट पहले ज़रा स्पेसिफिक, एक तरह से स्पेसिफिक ही है, एक बात लिखी हुई। वो क्या लिखी हुई है? हाँ, तो ये वाली बात लिखो ना परिचय में, ये वाली बात नीचे अंग्रेजी में लिखो और उसके बाद डैश लगा दो, ठीक है। लिखो नो इम्पेयरमेंट लॉस इज एलोकेटेड टू इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। नो, क्या बोला मैंने? वही आपने लिख लिया होगा। नो इम्पेयरमेंट लॉस इज आलू काटेड टू इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये बात लिखने के बाद इधर देखो, नहीं करना, अब हो गया ना स्पेसिफिक। ये नहीं इम्पेयर, स्पेसिफिक, ये है ही रिकवरेबल अमाउंट, ये है ही रिकवरेबल अमाउंट पे, ठीक है। तो जरा मैं वो उस वक्त जब बोल रहा था तो वो खुद ही डाउन था बहुत ज्यादा, तो शायद आप समझा नहीं पा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली सवाल से समझ आता है। उलट चल पड़ा ना आज तबीयत की खराबी है, वरना पहले सवाल कराता हूँ मैं, इसीलिए आपको अंग्रेजी भी लेके जाता हूँ। अभी पजल खत्म हुआ है। अच्छा, उसके बाद वर्किंग वन। चलो वर्किंग वन यहाँ से शुरू करने। वर्किंग वन नहीं, क्यों नहीं लिखेगा? अच्छा, नहीं लिखता,
तो भाई फिर आप अजम्पशन ले लें, नॉर्मली ये नहीं होते, ठीक है, या फिर आपको कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री भी राइट डाउन हो सकती है, ऑब्सोलीट हुई पड़ी है, ट्रेड रिसीवर्स भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो बता देगा, ठीक है। नॉर्मली वो यही कह रहे हैं, नॉर्मली जो है वो यही तो जुमला पढ़ाया था आपको, ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ आपकी किताब के अंदर ये लिखा हुआ, देखें, नो इंडिविजुअल एसेट शुड बी रिटन डाउन below its recoverable amount. This means that unless specifically impaired current assets, अगर स्पेसिफिकली इंपेयर कर दे तो कर दे, अगर ना करे तो फिर हमने क्या ज्यूम करना है, ये current assets are unlikely to be impaired as part of CGU as they are already likely to be carried at their recoverable amount. इसलिए तो इन्वेंट्रीज पर ये स्टैंडर्ड लगता भी नहीं है। तो अगर स्पेसिफिकली हो दे खुद तो कह दे, नहीं तो आपने यही काम ही किया करना है। ओके, डन हो गया। अब लो जी, कितना बच गया? 40 पूरा ही पड़ा है। सबसे पहले तो 25 को उड़ा दो। अब इंपेयरमेंट लॉस आफ्टर, तरतीब तो वही रखे ना। अब ये तो नहीं ना, बार बार सवाल याद तो नहीं होता ना, बस एक बार कर लिया जी। आंसर बताएं। 15। अब इस 15 को बांटना है और एसिड बचे हैं हमारे पास 2, ठीक है। तो पीपीई और इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल्स को 15 जी, 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 90, सॉरी 60 प्लस 30 जी, 10 आ गया प्रोरेटा। और पीपीई 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 30 यानी 90 भी लिख सकते हैं आप जी। 60 प्लस 30 हाँ, वही फिर लिख के देखो, माजरत, आज मुझे माफ करते रहना आप, बार 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 जी। 5, ठीक है। आज मैंने FAR2 वालों को तो इसी दफ़ा का एक लेक्चर भी दिया, मैंने कहा यार थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा मुझे रेस्ट दे दो। और सॉरी 50 और ये कितना आ गया 25, ठीक है जी, डन हो गया। चलें जी, कर लो मजाक तुसी मेरे नाल। लें जी, 7 हो गया अल्लाह करके। अच्छा जी, अब 8th जरा पढ़ें। इसका तो सॉल्यूशन भी मैंने नहीं दिया हुआ, क्योंकि कर ही लेते हैं यार, क्या देर लगनी है वैसे। यहीं पे ही कर लेते हैं। भाई जरा आप साइड पे हो ना, आपको नहीं कह रहा है, इस भाई को कह रहा हूं, ठीक है। ले जी, आप भाई का स्पेसिफिक वाला मसला भी हल करें। CGU, असल में ये सवाल सारे मैं पहले कराता हूँ ना, फिर वो सारी बातें ज़हन में होती हैं, कैसे करना है वो समझ आ जाती है, ठीक है। CGU कैरिड अंडर कॉस्ट मॉडल विच हैज रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 8000, हैज फॉलोइंग एसेट्स, व्हीकल है, बिल्डिंग है और गुडविल। तो अब रिकवरेबल अमाउंट 8000 है और चेक करो बुक वैल्यू कितनी है। अब गुडविल, बल्कि तरतीब वही रख लेते हैं, खैर है तो कोई मसला नहीं जी। मोटर व्हीकल, उसके बाद बिल्डिंग और गुडविल, ठीक है। बुक वैल्यू बिफोर इम्पेयरमेंट जी कितनी है? 4000, 5000 और 2000। उसके बाद टोटल कर दिया इसका 11000। टोटल पता होगा तो इम्पेयरमेंट लॉस का पता लगता है ना, 11000। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है रिवाइज हो गई है बुक वैल्यू, ठीक है। रिवाइज क्यों हो गई है? इम्पेयर हो रहा है, एसेट इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया तो CGU की रिकवरेबल अमाउंट जो है वो आपकी आ गई है 80,
कित 8,000 रिवाइज बुक वैल्यू तो फिर रिवाइज हो गई ना जी 8,000। अब 11,000 से राइट डाउन करके इसको किस पे लाना है 8,000 पे, तो कितना इम्पेयरमेंट लॉस आना चाहिए, कितना जी 3,000। तो ये 3,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है। अब पुरानी तरतीब क्या कहती है, 2,000 निकाल लो और बाकी 1,000 को प्रो रेटा तकसीम कर दो। लेकिन आज सवाल में एक बड़ी ख़ास बात दी हुई है जो किसी और में कहाँ, जी हाँ, मोटर व्हीकल अगर 1,200 रुपये पर आ रहा है तो बताओ जी, बताओ 1,200 रुपया मतलब सॉरी 2,800 पे आ रहा है, ठीक है, तो फिर 1,200 का इम्पेयरमेंट लॉस तो इसको चार्ज हो गया, ठीक है। अब बाकी कितना बच गया 1,800, तो फिर हम वर्किंग वन ऐसे करेंगे जी। इसका अलग से क्या मतलब है, समझ नहीं आया कि अलग से लिखने का क्या मकसद है? मकसद यही है, मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको अज्यूम करो कि नहीं है। अब इसको कितना लॉस चार्ज हुआ है 1,200 हुआ है ना, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि ये नहीं है, पुराना सवाल बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या किया, गुडविल को ये क्या हो गई 0, अब कितना बच गया 1,000। आपने कहा जी इम्पेयरमेंट लॉस आफ्टर गुडविल, तो वो बच गया 3,000 माइनस 1,000 जी, सॉरी 3,000 माइनस 2,000, तो ये आ गया जनाब 1,000, ठीक है। उसके बाद आपने फिर प्रो रेटा बांटना था, तो आपने कहा जी मोटर व्हीकल साहब आओ ज़रा, 1,000 इंटू 4/4, 1,000 लिखना चाहिए था लेकिन चलो 4 जमा 5, ठीक है, कितना बना 444। उसके बाद बिल्डिंग को 1,000 इंटू जी 5/4 + 5 जी कितना, नहीं अब फिर 6 कर दो ना, 556, ठीक है। अब अगर इसको 444 का इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करें तो रिवाइज बुक वैल्यू कितनी आएगी जी, 3,556। लेकिन वो कह रहा है इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, तो क्या सही है, तो इसका मतलब ये तो भी और भी इम्पेयर होना चाहिए। इसलिए तरतीब क्या है, अगर कोई स्पेसिफिकली बताया गया हो एसिड के ये इम्पेयर हो रहा है कितने से, तो वो स्पेसिफिक पहले करें। तो ये एसिड रिवाइज होकर किस पर आएगा 2,800 पे, इसका मतलब 1,200 का इम्पेयरमेंट लॉस तो सिर्फ मोटर व्हीकल को लग गया। अब उसके बाद इसके बाद बचा कितना, तो आफ्टर मोटर व्हीकल जी 3,000 माइनस 1,200 किया तो 1,800 आ गया। अब ये 1,800 जो है इसको आपने यूज करके पहले क्या करना है जी, गुडविल को। अब गुडविल को उड़ाने की बड़ी कोशिश की लेकिन गुडविल नहीं उड़ी, हालांकि हमने कहा चिड़ी उड़ी, फिर कौवा उड़ा है जी, हाँ सॉरी आई एम सॉरी, चिड़ी उड़ी मैं, आपने कहा था कि पहले गुडविल को करेंगे। हाँ तो गुडविल को ही किया, नहीं नहीं, नहीं मैंने साबित करता हूँ मैं, ये देखें मैंने यहाँ पढ़ाया है स्पेसिफिक पहले फिर गुडविल, हाँ तो सारा गुडविल को है ही सारा, कितना बचा अब, हाँ तो देखो 1,800 और 1,200 3,000 इम्पेयरमेंट लॉस तो पूरा चार्ज हो गया। अब ये 5,000 पे कायम है और ये कितनी बची हुई है अभी 200 सभी तो 8,000 पूरा हो रहा है, ठीक है। हूँ स्पेसिफिक वाला रोला समझ आया, ये सवाल के बगैर समझ आ भी नहीं सकता था ठीक है जी। सही है, चलो ले जी नंबर 9 जरा पढ़ के देखिए। EL has various factory units, each of which is categorized as cash in unit. Following from related to one factory, ठीक है जी। Following cost model, carrying amount of CGU 30 जून 17 पे, ये carrying amounts आ गई।
गुडविल एलोकेटेड टू सीजीयू, ये अलग से गुडविल आ गई। रिमेनिंग लाइफ ऑफ सीजीयू 8 साल है, जिस पर ये कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है। नेट प्री टैक्स कैश फ्लोज, प्री टैक्स कैश फ्लोज, ठीक है, एनुअल है, ठीक, ईयर 6, 7, 8 और नेट ऑफ डिस्पोजल प्रोसीड, यानी वो काम जो आपको सिखाया हुआ है यहाँ करना पड़ रहा है। रिकवरेबल अमाउंट खुद निकालनी भी पड़ सकती है सीजीयू, पर ये पूरे सीजीयू के कैश फ्लोज है ना, तो एक ही वैल्यू इन यूज निकलेगी पूरी की पूरी, ठीक है। फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल ऑफ एंटायर सीजीयू इज 1200। अब एक आप निकालोगे वैल्यू इन यूज और एक आ गई ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। लेकिन बीच में वही फनकारी फिर आ गई, चेक करो जरा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ लैंड अमाउंट टू 170 एंड ऑफ प्लांट, अब इनको इससे नीचे नहीं लेके जाना, ठीक है। फिर प्री टैक्स 10% है और पोस्ट टैक्स 7% है। कौन सा रेट डिस्काउंटिंग के लिए यूज करना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताता चलो। क्यों प्री टैक्स क्यों करते हैं? देखो बेटा, फ्यूचर की एस्टिमेशन कर रहे हैं, टैक्स तो हमारे काबू में ही नहीं होता, इसलिए हम अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, एस्टिमेशन के अंदर टैक्स को कंसिडर नहीं करते, तो हम प्री टैक्स रेट को यूज किया करते हैं फॉर डिस्काउंटिंग, पोस्ट टैक्स को यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये 10% रेट यूज करोगे और कैरिंग अमाउंट हर एसेट की इंपेयरमेंट के बाद निकाल लोगे। इसका सोल्यूशन आप पर तब तक हराम है जब तक आप एक बार इसको अपने तौर पे कर ना लें, मौजूद जरूर है, ठीक है जी, ओके डन। चलें जी, यहाँ पे ना ज़रा पॉज करें, हम नमाज पढ़ें जी। लेक्चर दोबारा स्टार्ट करते हैं नमाज ब्रेक के बाद। जैसे डील कर रहा था इन्वेंट्रीज के साथ, IAS 16 आपने पढ़ा, PPE के साथ, फिर आपने मेरे साथ जो पढ़ा है IAS 36, IAS 40 भी पढ़ लिया है, 36, 20, ठीक है, 23। बहरहाल अगर फिक्स्ड, अगर एसेट्स से रिलेटेड बात करें तो IAS 2 इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड, ये करंट एसेट है इन्वेंट्री। फिर उसके बाद आपने IAS 16 पढ़ा था, इसमें टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं, PPE जिनको कहते हैं, नाम इसका PPE था। फिर IAS 40 हमने पढ़ा, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई थी। फिर IAS, अब ये तो हमने पढ़ लिए। फिर IAS 38 हम आज पढ़ रहे हैं, ये इनटेंजिबल एसेट्स का, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स PPE में, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स IAS 38 डील करता है। उसके बाद IAS 41 भी आपके सिलेबस में है, बताता चलो, ठीक है, बायोलॉजिकल एसिड्स का स्टैंडर्ड है। तो उसके बाद आपके IFRS की अगर बात करें तो IFRS, तुम तो ज़रा इधर आओ ना, खुशबू लगा के, तुम्हारे पे तो बात करनी, ठीक है। तो IFRS 9 ये फाइनेंशियल एसिड्स की बात करेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में मैं एसिड्स की बात कर रहा हूँ ना, तो फाइनेंशियल एसिड्स की बात करता है, ठीक है। उसके बाद हमने IFRS 16 पढ़ना है, ये आपका राइट ऑफ यूज एसिड कहते हैं, लीज एसिड की बात करेगा। एक तरफ लीज एसिड, दूसरी तरफ लीज लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो मेरे साथ मोटे मोटे आपने स्टैंडर्ड्स पढ़ने, आपको ज़हन से निकल रहा है तो माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, जदों आवेगा तो बचना होने भी कोई नहीं, ठीक है। इस वक्त मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं IAS 38 की इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको IAS 16 आता है उसको इसमें कोई मसला है ही नहीं, ठीक है जी, सारा कुछ वैसे ही है, कुछ चीज़ें हैं बस चेंज थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये स्टैंडर्ड जो है ना, पहली बात एसेट को डिफाइन करता है, ठीक है। पहले कहता है एसेट भला क्या है। एसेट एक ऐसा रिसोर्स है जो कि एंटिटी के कंट्रोल में होता है। एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, controlled by the entity as a result of past event, as a result of past event, past event यार, पास्ट इवेंट क्या हो सकता है ऐसा कि जिससे आप कहो कि एसिड जो है वो कंट्रोल में आ गया। एसिड क्या है कि रिसोर्स कंट्रोल्ड,
पास्ट इवेंट नॉर्मली ना परचेज होता है, परचेज नॉर्मल बात करें, ठीक है ना, परचेज, बाकी खुद बना लें तो भी आपकी ओनरशिप में आ जाता है, जरा नॉर्मल। तो एसेट ऐसा रिसोर्स है जो कंट्रोल्ड बाय एंटिटी हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट और विच विल गिव, विच इज एक्सपेक्टेड टू गिव, एक्सपेक्टेशन ही होती है, एसेट बना लेते हैं, और अगर एक्सपेक्टेशन ना रहे तो राइट डाउन करके एक्सपेंस आउट कर देते हैं। बहरहाल विच इज एक्सपेक्टेड टू गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, ठीक है जी। अब अच्छा, अगली बात, बेनिफिट जो है बेटा वो दो तरह से आ सकता है, अब इस स्टैंडर्ड में याद रखना, बेनिफिट जो है वो दो तरह से आ सकता है। IAS 16 में तो आप नॉर्मली आपको इंक्रीज इन रेवेन्यू से ही नजर आता है, लेकिन इनटेंजिबल्स कभी कभी आपकी डिक्रीज इन कॉस्ट करके भी फायदा दे देते हैं। बहरहाल फायदा हमेशा से ही किसी भी एसेट की शक्ल में आपको फायदा आ रहा है तो फायदा दो तरह से आ सकता है, या वो एसेट आपका रेवेन्यू बढ़ा दे या वो एसेट आपके कॉस्ट को कम कर ले, ठीक है। तो इंक्रीज इन रेवेन्यूज भी हो सकता है और डिक्रीज इन कॉस्ट्स भी हो सकता है, ठीक है। 5:30 असर है तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना आज 5:15 5:20 तक, तो हिम्मत है ना, मैंने कहा था वैसे थोड़ा सा अब। अच्छा जी, अच्छा अब एक बात तो ये हो गई, अब एसिड डिफाइन कर लिया स्टैंडर्ड ने, तो फिर हमने पूछा अच्छा यार फिर अलग स्टैंडर्ड बनाया, बड़ा नामशाम रखा है, इनटेंजिबल, इनटांगीबले, बड़ा नामशाम रखा है तुमने। तो इनटेंजिबल क्या है, उसने कहा यार वो एसिड जो 3 शराइत पे पूरा उतर आए। 3 शराइत कौन सी हैं जी? वो जी कहता है कि एक तो ये आइडेंटिफिएबल हो, यानी कि महसूस मटते हुए आइडेंटिफिएबल हो, दूसरा ये नॉन मॉनेटरी हो। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है? नहीं, पैसों में तो तोला जा सकता है, ये पैसा नहीं है, बात समझे हो, पैसों में नहीं तोलने की बात हो रही, ये पैसा नहीं है। हमने IAS 21 भी पढ़ना है सची, फॉरेन करेंसी, उसमें आपको मैं ये बाइफर्केशन बताऊंगा, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। फिर हमने IFRS 9 पढ़ना है, फाइनेंशियल एसेट, उसके अंदर हम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल को देखेंगे। बहरहाल बड़ी सादा सी बात, कैश क्या है? मनी खुद एक मॉनेटरी एसेट है। अच्छा, क्रेडिटर क्या है? नहीं, क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी टू पे कैश इन फ्यूचर है। अच्छा, तो डेटर क्या है? रिसीवेबल, दिस इज अ मॉनेटरी आइटम, क्योंकि डिफाइन करता है स्टैंडर्ड मनी खुद या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, मतलब मनी रिसीवेबल, आसान रखें, ठीक है, मनी खुद या मनी रिसीवेबल। अब प्लांट क्या है? मनी रिसीवेबल नहीं, बिक जाए तो या तो मनी आएगा या रिसीवेबल उधार पे है तो फिर वो कन्वर्ट हो सकता है। इन्वेंट्री क्या है? मनी मॉनेटरी आइटम ना ना ना, ये भी नॉन मॉनेटरी है, ये खुद नॉन मॉनेटरी है। हाँ, बिकेगी तो कन्वर्ट हो जाएगी मॉनेटरी आइटम में, वो कैश भी हो सकता है, वो रिसीवेबल भी हो सकता है। छोटी सी बात समझ आई, ठीक है। मॉनेटरी आइटम जो खुद कैश है या कैश रिसीवेबल, अगर एसेट की बात ही करें, ठीक है, सही है ना। लेकिन जो ये हमारे पास जितने भी एसेट हैं, बायोलॉजिकल एसेट, गाय भैंस आपने रखी होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, PPE, इन्वेंट्री, ये जितने एसेट्स के मैंने नाम लिए, या आज आपका कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी एसेट्स हैं ये सारे के सारे नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं। ये मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं आफ्टर सेल। बेच दो, आज बेचोगे तो मॉनेटरी आइटम बन जाएंगे, चाहे वो कैश है चाहे वो रिसीवेबल है, लेकिन ये खुद मॉनेटरी आइटम्स नहीं है। तो इसीलिए इंटेंजिबल, इंटेंजिबल,
इनटेंजिबल, आइडेंटिफिएबल, इसको जरा बताता हूं थोड़ी देर में, नॉन मॉनिटरी हो, ठीक है, यानी ये मनी ना हो, कैश नहीं है ये, ठीक है, कैश तो मॉनिटरी आइटम बन जाता है, ठीक है। और हां, अगली बात, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस या विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसको भी समझाता हूं अलग से, ठीक है। अब मॉनिटरी आइटम की तो बात समझ आ गई कि ये कैश नहीं है, ठीक है, या कैश रिसीवेबल नहीं है, ठीक है, ये बात समझ आती है। ये नॉन मॉनिटरी है, पहली शर्त नॉन मॉनिटरी हो, दूसरी शर्त विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। अब ये मेरा दोस्त एजाज उठा ऐसे और बोला क्या बात करते हो, किसी इंटेंजिबल का नाम बताओ उस्ताद, बड़ा तो उस्ताद लग गए, किसी इंटेंजिबल का नाम बताओ। उधर से एक बोला, कहता सॉफ्टवेयर। अब मैंने कहा एजाज सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल है। कहने लगा सर कैसी बातें करते हैं, सॉफ्टवेयर की सीडी को टच करके मैं देख सकता हूं। आप कह रहे हैं कि ये तो इंटेंजिबल है, जबकि सॉफ्टवेयर ये देखे सीडी को टच कर रहा हूं मैं तो टेंजिबल है। तो भाई जरा ध्यान से देखिए ये बात, आपका सॉफ्टवेयर ये सीडी नहीं है, दरअसल इस सीडी के बैक पे मौजूद वो कंप्यूटर कोडिंग प्रोग्रामिंग है। अच्छा, लाइसेंस, सफा देना जरा सफा, इसको अपने मर्दान में एक पहाड़ के अंदर से जो है वो नहीं, सोना नहीं अभी निकालो तो मेहरबानी तुम्हारी, पहले जहाँ पे कुछ निकलता है तो आवाम चल पड़ती है, तुम ऐसा कर लो, इसको मार्बल निकालने का लाइसेंस ले देते हैं, ठीक है। अब मर्दान के पहाड़ों में इसको मार्बल निकालने के लिए ये लाइसेंस मिला है, गवर्नमेंट ने इसको 5 साल के लिए लीज के ऊपर एक पहाड़ दे दिया है, जहां से इसने जाकर क्या करना है, मार्बल निकालना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सर लाइसेंस आप कह रहे हैं इंटेंजिबल है, जबकि लाइसेंस तो आई कैन टच इट। तो असल में मसला क्या है, धोखे में ना पड़ो, लाइसेंस ये कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे मौजूद वो राइट ऑफ माइनिंग है जो इसको ये एलिजिबल कर रहा है कुछ ढेर सारे पैसे देने के बाद कि अगले 5 साल तक वहां से ये मार्बल निकाल सकता है। तो इससे धोखे में ना पड़ना, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ठीक है, गुडविल है, कस्टमर लिस्ट है, ये सारी चीजें, ब्रांड है, ये क्या है, ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन हैं भी नॉन मॉनिटरी, पर हैं क्या चीज, रिसोर्स हैं जो हमें बेनिफिट देते नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे। ये लाइसेंस बेनिफिट देगा इसको, ब्रांड बेनिफिट देता है, कॉपीराइट बेनिफिट दे रहा है, गुडविल बेनिफिट दे रही है सही, बेनिफिट देने वाले, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है, इसमें 2 शराइत स्टैंडर्ड कहता है पूरी होनी चाहिए कि ये सेपरेबल हो। क्या मतलब, क्या नाम है तुम्हारा, इसका नाम क्या है, हारिस की ऐनक, एक ही उसी को ऐनक लगी है ना, ठीक है। हारिस की ऐनक अगर हम बेचना चाहें तो क्या उसका कान साथ काट के बेचना पड़ेगा या वैसे बिक जाएगी, बोलो। तो इसका मतलब ऐनक इससे सेपरेबल है, ऐनक इससे हारिस से अलग करके इसको बेचा जा सकता है। तो इंटेंजिबल साबित करना है तो उसकी एक शर्त क्या है, बिजनेस से सेपरेट करके उसको बेचा जा सके। यानी कि मेरे पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अगर मैं उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बेच दूं तो मेरा बिजनेस नहीं बंद हो जाएगा, बिजनेस चलता रहेगा। वो सॉफ्टवेयर मैंने अलग करके बेच दिया, मैंने ब्रांड, एक एजाज को अपना ब्रांड बेच दिया, मेरा बिजनेस बाकी चल रहा है, मेरा बिजनेस बंद नहीं हो गया। तो भाई सेपरेबल होना आइडेंटिफिएबल होने की एक निशानी है। और अगर ये लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, ये अगर लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो फिर इसके लिए पहली शर्त भी खत्म हो गई, सेपरेबल होने वाली। जैसे ये लाइसेंस मिला है इसको, भाई को, ये लाइसेंस जो है ये एक लीगल राइट है, या मैंने अपनी प्रोडक्ट का एक डिजाइन जो पेटेंट किया हुआ था वो मैंने ताहा को दे दिया कि अब ये डिजाइन की घड़ियां तुम बनाना, हालांकि ये मेरा पेटेंट था, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट इसको दे दिया। तो अब ये सेपरेबल वाली शर्त से भी निकल आया, यानी अगर ये लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, ठीक है, तो ये क्या है, आइडेंटिफिएबल। फिर ये नॉन मॉनिटरी है,
और फिर ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है। और अगर लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है तो फिर लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, ये दूसरी चीजें सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे मिसाल के तौर पे तो सेपरेबल है, फिर नॉन मॉनिटरी है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो इंटेंजिबल की ये 3 शराइत हैं, आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। ये ना असल में मैं दिल ये कर रहा है कि साथ साथ आपको मैं बताता चलूं ये कौन कौन सी बातें मैं करता जा रहा हूं, क्योंकि ये तो आपने पढ़ना है ना आज। ये मैंने आपको बातें बताई हैं, सेपरेबल हो, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो, फिर ये नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एसेट भी मीट करता हो, ये कुछ बातें मैं कर चुका हूं, ठीक है। प्रॉबल हो के फ्यूचर आउटफ्लो और कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो, वो तो जनाब वो क्राइटेरिया है ही इसका, ठीक है जी। ये छोटी छोटी मोटी मोटी कुछ बातें मैंने की, 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो क्या है जी, 2 चीजें ऐसी हैं जिनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना कभी, ठीक है। एक है स्टाफ ट्रेनिंग और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। इन दोनों के पीछे वजह क्या है कैपिटलाइज ना कर सकने की, बोलें जी। इन दोनों के पीछे वजह क्या है, और बोल दो, गलत बोल दो, हाँ यस, ये ऊपर मैंने येलो किया। एसेट होने के लिए जरूरी क्या है, उसको कंट्रोल करना। आप एडवर्टीजमेंट करें, जब ये ओमोर नई नई आई थी, मुझे याद है गालिबन को 15-16 की बात है, गालिबन मैं भूल नहीं रहा, तो 2015-16 की बात है, ओमोर नई नई आई थी। तो इनका जो थीम कलर है ना वो ब्लू और वाइट है, आई थिंक ऐसे, या हिको थी पता नहीं, बहरहाल मैं मिक्स कर रहा हूं, जो भी है। एक आइसक्रीम आई थी, एक आइसक्रीम आई थी, ठीक है, ओमोर थी या हिको थी, ओमोर थी मेरे ख्याल में। अब जाने घर कॉलेज से निकलते थे, घर जाते हुए, ठीक है, ये जिस इशारे पे रुकें, जिस मोड़ पे रुकें, जिस जगह पे आपको मतलब कोई फिक्स बोर्ड नजर आ रहा है, कोई आपको एलसीडी नजर आ रही है चलती, हर जगह पे कहीं गुब्बारे लगे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, चौक में देख रहे हैं, गाड़ियों पे गुजर रहे हैं, हर जगह ओ मोरी ओ मोर, ओ मोरी ओ मोर। लेकिन जब मैं दुकान पे गया तो मैंने फिर भी यमी ले ली, या मैंने फिर भी हिको ले ली, तो भाई मुझे वो इश्तिहार जो मर्जी कर लें, वो इश्तिहार मुझे पकड़ के जरूर हैमरिंग कर रहे हैं, जरूर जहन बना रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कस्टमर को नहीं कर सकते। इश्तिहार जितने मर्जी आप खर्चा कर लो, वो आपके कस्टमर को कंट्रोल, एडवर्टीजमेंट आपको कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रेनिंग आपने दी है, ठीक है, तो एम्प्लॉइज ट्रेनिंग के बाद किसी और अच्छी जगह चले जाएंगे। आपने कुछ पैसे जो हैं वो मिसाल के तौर पे कुछ पैसे भी रख दिए हैं कि गए तो तुमसे पैसे लेंगे, तो वो पैसे देकर चले जाएंगे, जाने वाले को कोई रोक सकता है। तो इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट को आपने हमेशा क्या करना है, एक्सपेंस आउट। इनको क्या करेंगे आप, हमेशा एक्सपेंस आउट। ये तीसरी बात होगी। हाँ, एक जगह मैंने भी देखा था जहां पर ऐसा कुछ हो तो यानी कि मतलब वो आपकी जान ले लेंगे, आपको जाने दे नहीं सकते। अगर पक्का है कि वो नहीं जा सकते तो फिर बेशक कैपिटलाइज कर देना उसकी ट्रेनिंग। किसको नहीं, वो कंसल्टेंट हमारा एम्प्लॉय थोड़ी देगा, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। IFRS 15 तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, वो मैंने पढ़ाना है, ठीक है। IAS 16 मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो और आपने एक इंजीनियर माहिर किस्म का हायर किया हुआ है जो इंस्टॉलेशन के वक्त मशवरे देता है, तो वो आपका कंसल्टेंट है, ठीक है। उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे आप, उससे आप मशवरा लेके फीस दे रहे हैं, ठीक है, वो कैपिटलाइज होगा। ओके, बाकी मैंने कह दिया, अगर आपने ट्रेनिंग करके अगले को कहा है भाईजान हो ही नहीं सकता, तुम इस जिंदगी में तो मैं छोड़ के नहीं जा सकते, हम तो फिर तो हाँ, वैसे बात यह है कि असल में वो कोई ऐसे स्पेसिफिक सिनेरियो होगा, तो वो किसी मुल्क के अंदर, मिसाल आजकल फौजों के अंदर बड़ा रवाज है, तो कर लें, कैपिटलाइज करना है उन्होंने, तो बहरहाल मैं तो ऐसी बात खुद से नहीं करूंगा। तो ये दोनों चीजें हमेशा क्या होनी है, एक्सपेंस आउट, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया क्या है, कंट्रोल। एसेट ही नहीं है जिसको आप कंट्रोल ना कर सके ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, और अब जरा बात करते हैं वो जो बात है असल, बड़ा टाइम है अभी, ठीक है। वो बात क्या है जी, इंटेंजिबल्स। आप पहले भी तो इंटेंजिबल था, नहीं मैं जरा आप बात कर रहा हूं कि इंटेंजिबल 2 तरह से आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। या तो आप इनको परचेज करेंगे या खुद बनाएंगे,
ठीक है। तो अगर मैं इस वक्त आपके साथ नहीं बात करूंगा परचेज्ड गुडविल की इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो जरा अलग से बात कर लेंगे, ये पेंडिंग रखूंगा मैं, ठीक है। कंसोलिडेशन करनी है ना, वहां पे फिर बात भी हो जाएगी, यहां से आके पढ़ भी लेंगे, ओके। अच्छा, तो फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपने कोई भी इंटेंजिबल परचेज किया है, मसलन इंटेंजिबल्स में बहुत सारी लंबी लिस्ट है, सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, डिजाइन, पेटेंट एंड सो ऑन, ठीक है, मतलब बहुत सारे इंटेंजिबल्स हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी इंटेंजिबल अगर परचेज किया है तो भाई वही IAS 16 की तरह से क्या करना है, इसको कैपिटलाइज कर लो। इनिशियल रिकग्निशन का क्राइटेरिया वही फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल है, कॉस्ट लायबिलिटी मैयर है, तो रिकॉर्ड कर लो। तो कैपिटलाइज करोगे, ठीक है, और कैपिटलाइज करोगे इनिशियली मैयर, इनिशियली किस पर, कॉस्ट पर, जिसके अंदर आपको पता ही है क्या कुछ आता है, परचेज प्राइस और बस, ठीक है, और बाकी सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, पता ही है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है जी, वही नॉर्मल। तो इसमें मैं ज्यादा बहस नहीं कर रहा, इसको किताब से देख लेंगे कि ये क्या कहता है, ठीक है। असल लड़ाई इसकी नहीं है, क्योंकि परचेज करो टेंजिबल या इनटेंजिबल, बात तो एक ही है, उसके असूल तो मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब बारी आती है असल जो पढ़ाना चाह रहा हूं। अगर आपने इनटेंजिबल को इंटरनली जनरेट किया है, यानी आपके इंटेंजिबल इंटरनली जनरेटेड है, तो फिर इसमें आगे दो कैटेगरीज हैं, ठीक है, इसकी आगे दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली नाम लेकर बना दी कि 5 चीजें ऐसी हैं, 5 चीजें, 5 इंटेंजिबल्स। कौन से 5 भाई, वो कौन से 5 हैं, वो कौन से 5 हैं, केड़े ने हो। उसने कहा जी गुडविल, ये ना असल में सारे के सारे इंटरनली जनरेटेड, ऊपर हेडिंग लगी हुई, मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपकी इजाजत अगर हो तो। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंटरनली जनरेटेड। परचेज होगी तो वो तो इधर आ जाएगी, ठीक है ना। और उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन में आए तो उसको कैसे कैपिटलाइज करना है वो कंसोलिडेशन में सीखेंगे। उसकी एंट्री होती है गुडविल, डेबिट और एडजस्टमेंट अकाउंट, मैं तो अकाउंट के प्रोसेस चलता हूँ, वो क्रेडिट करते हैं, बैलेंस शीट में नजर आती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नजर आती है, उसकी बात नहीं कर रहा, परचेज की मैं बात नहीं कर रहा। मैंने कहा परचेज को, गुडविल को साइड पे कर दो, ठीक है। हाँ, इंटरनली जनरेटेड, ठीक है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल हो, अगर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है। कस्टमर लिस्ट क्या ये भी कोई चीज है? ब्रांड किसे कहते हैं? ये जैसे जे डॉट है, ये क्या है? ब्रांड है, ठीक है। अच्छा, कस्टमर लिस्ट क्या है? कस्टमर लिस्ट बेटा ये है कि कॉलेज वालों के पास हर अटेम्प्ट में बच्चे आते हैं, ठीक है, और वो रूटीन के मुताबिक उनके नाम, पता, फ़ोन नंबर वगैरह एंटर करते हैं। एक सेशन गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 10 सेशन गुजर चुके हैं, ठीक है। अब सीए के बच्चों की एक लंबी लिस्ट, कस्टमर लिस्ट कॉलेज वालों के पास तैयार है, ठीक है। अब जैसे आप लोग मुझे बहका रहे हैं, ठीक है, कि SBR शुरू कर दें, ठीक है, ऐसे ही ये बहकावा मुझे बहुत सारे बच्चे सीए में देते रहे हैं, कई साल से दे रहे हैं, मैं उनके काबू नहीं आया। लेकिन उसकी बेसिक वजह यही है कि टाइमिंग मैच नहीं करती और मैं छुट्टियों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता जो सेशन के बाद आती हैं, तो बस नहीं पढ़ाता। तो मिसाल के तौर पे मैं मान गया सीए के बच्चों को, मैंने कहा ठीक है मैं फाइनल को पढ़ाऊंगा, कॉलेज वालों को मैंने कहा फाइनल को पढ़ाना है। तो कॉलेज वालों के पास एक लिस्ट तैयार है जो सारे का सारा बच्चा 3 अकाउंटिंग मेरे से पढ़ के गया। अब क्या ख्याल है, टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है? ठीक है, वो एक मैसेज चलाएंगे सारे उन बच्चों से जिन्होंने मुझसे अकाउंटिंग पढ़ी है, कहेंगे यार आज अगर पढ़नी है इससे, जो अगर उनके दिल में आई तो आ जाएंगे, लेकिन टारगेट ऑडियंस मौजूद है, ठीक है। अब ये कस्टमर लिस्ट क्या है? एक फ़ायदे की चीज़ है कि नहीं? फ़ायदे की चीज़ फ़ायदा दे रही है या नहीं? फ़ायदा है कि नहीं? फ़ायदा है कि नहीं? फ़ायदा है ना। लेकिन ये इंटरनली जनरेटेड है, इसको इन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर पे तैयार नहीं किया होता,
ये खुद ब खुद हो जाती है। और दूसरी बात, असल में ना स्टैंडर्ड इसके पीछे लॉजिक ये देता है, इसको कैपिटलाइज नहीं करना। क्यों? कहता है जी अलग से कितनी कॉस्ट इस पे लगाई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ब्रांड पे कितनी कॉस्ट लगाई जे डॉट वालों ने नहीं अलग से बता सकते। अच्छी सर्विस देते रहे, आहिस्ता आहिस्ता नाम बनता गया। गुडविल अलग से कितना खर्चा किया गुडविल पे, भाई नहीं, ओवरऑल बिजनेस चल रहा होता है, आप मेहनत करते हैं, आप सर्विस अच्छी देते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो उसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करती जाती हैं, आपका नाम बनता जाता है। उस नाम को बनाने में आपने स्पेसिफिकली कितना खर्चा किया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो कहता है फ्यूचर बेनिफिट प्रॉफिट और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो तो एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं। ऐसे ही कस्टमर लिस्ट भी है। कस्टमर लिस्ट क्रिसेंट कॉलेज वालों के लिए इंटरनली जनरेटेड एसेट है, बन गया है। कितनी कॉस्ट पे बना, बहुत मुश्किल है, बहुत ऐसे कोई कभी एडमिशन वाले एंट्री कर रहे हैं, कभी अकाउंट्स वाले कर रहे होंगे, कभी मैनेजमेंट वाले कर रहे होंगे, पता नहीं कहां से लिस्ट कैसे, कभी कोई बंदा बैठ के कर लेता है। आप बता ही नहीं सकते कि स्पेसिफिकली ये लिस्ट बनाने के ऊपर कितनी कॉस्ट इनकी है, ये तो ऑटोमेटिकली इंटरनली जनरेट हो गई। ठीक है, ऐसे ही पब्लिशिंग टाइटल्स। पब्लिशिंग टाइटल्स ये किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले दिन क्या कहा था कि हम कौन कौन सी बुक्स यूज करेंगे? कापलान और BPP। क्या है ये? पब्लिशिंग टाइटल्स है। ठीक है, अब अगली बात, आखिरी है मस्ट हेड्स। ब्रांड तो ऊपर आ गए ना, ठीक है। मस्ट हेड्स किसे कहते हैं जी? जैसे जंग अखबार, ये जो यूं करके लिखा होता है जंग, ये क्या है? ये मस्ट हेड है। पब्लिशिंग टाइटल जैसे उन्होंने बनाया था ऐसे इनका, तो ये क्या है? न्यूज़पेपर टाइटल्स को कहते हैं। किसे कहते हैं जी? न्यूज़पेपर टाइटल्स को कहते हैं मस्ट हेड्स जैसे। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो हैं, ये IS 38 के मुताबिक, IS 38 इनको एज एन इंटेंजिबल रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता। क्या कहा जी मैंने? IS 38 कहता है दीज आर नॉट इंटेंजिबल्स, दीज 5 आर। तो IS 38 कहता है दीज आर नॉट इंटेंजिबल्स। पहले तो ये लिख लेना, दीज आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स, दीज आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स। और उसके पीछे थोड़ी सी रीजन वो ये देने की कोशिश करते हैं कि जी इनकी कॉस्ट रिलायबली स्टैंडर्ड ये कहता है। अब आप ये ना कहना यार अगर मैं कॉस्ट रिलायबली मेजर कर लूं, तो अगर कर भी लो ना भाई आप, तो ये 5 चीजों को नाम लेके स्टैंडर्ड ने मना कर दिया गए। ये 5 इंटरनली जनरेटेड है तो इंटेंजिबल नहीं बन सकते, बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है जी। अच्छा भाई बिकने की तो बात मैं नहीं कर रहा, वो मैंने भी बाद में करनी है। बेचेंगे तो जो खरीदेगा उसका एसेट बनेगा मेरा तो नहीं बनेगा, तो फिर वो हमें गेन आ जाएगा। वो बात की बात है ना भाई। फिलहाल क्या कह रहा हूं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल, मस्ट हेड्स आर नॉट इंटेंजिबल्स, क्योंकि इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि जंग की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, उसमें जंग नाम का कोई एसेट नजर नहीं आएगा। जुनैद जमशेद के बिजनेस जे डॉट के अंदर ब्रांड जे डॉट बैलेंस शीट में उसकी में नजर नहीं आएगा। कॉलेज की बैलेंस शीट के अंदर कस्टमर लिस्ट नाम का इंटेंजिबल नजर आ ही नहीं सकता। लेकिन जो बात इसने की है वो क्या है? एजाज ने 7 वाली बिल्डिंग में स्कूल कॉलेज खोल लिया है CA वाले बच्चों का, और आ गया यहाँ पे क्रिसेंट कॉलेज के प्रिंसिपल के पास, उनसे कहा कि मुझे कस्टमर लिस्ट दे दें, आपकी कस्टमर लिस्ट चाहिए, मैंने नया कॉलेज खोला है तो मैं ना एडवर्टीजमेंट करना चाह रहा हूँ टारगेटेड। तो कॉलेज वाले मुफ्त में देंगे इसको? ठीक है, तो मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा ठीक है भाई 1 करोड़ रुपया दे दो और ले जाओ कस्टमर लिस्ट। ऐसी लिस्ट तुम्हें पूरे दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी कि तुमने जो पर्चे पढ़ाने हैं वो टारगेट ऑडियंस बैठी है। मिसाल दे रहा हूँ,
तो बात शायद कर करा के तय होगी 70 लाख के अंदर, मिसाल के तौर पे ये 70 लाख रुपए देगा कॉलेज वालों को, वो इनकी इनकम हो गई, कैश डेबिट इनकम, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, बैठे बिठाए फायदा हो गया उनको, ठीक है। और ये ताहा के लिए क्या होगा, ये इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि ताहा के लिए ये कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो तो गई है, 60-70 लाख रुपए देकर ले गया ना कस्टमर लिस्ट, बात समझ आ रही है। तो ये पांचों अगर परचेज्ड होंगे तो ये क्या है, इंटेंजिबल, लेकिन अगर इंटरनली जनरेटेड हैं तो ये इंटेंजिबल, यानी कि इन लोगों की अपनी किताबों में ये कभी भी एज एन इंटेंजिबल नजर नहीं आ सकते बैलेंस शीट में। हाँ, अगर इनसे कोई भी खरीद ले, मैं जाके जे डॉट से उसका ब्रांड खरीद लूं, मेरी किताबों में ये ब्रांड जो है इंटेंजिबल के तौर पर नजर आएगा, कॉस्ट भी होगी, यूजफुल लाइफ भी होगी, मोनेटाइजेशन भी आएगी, लेकिन इनकी अपनी किताबों में ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, अगर इंटरनली जनरेटेड है तो ये 5 में से कोई भी है तो ये इंटेंजिबल ही नहीं है। लेकिन साथ ही अब ताहा ने जो बात छेड़ दी, मैंने बाद में करनी थी, पहले इसने करवा ली, जबरदस्ती शरारत कर ली इसने, वो भी फिर अब साथ ही लिख रहा हूं मैं। वो क्या है जी, कि इफ above 5 are purchased, देन कैपिटलाइज कर ले, ठीक है, देन कैपिटलाइज, ठीक है जी। इधर देखें जी, परचेज इंटेंजिबल में वो कहता है कि सेपरेटली उनको ऐड कॉस्ट रखो, मेजरमेंट कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो सकती है, कॉस्ट मॉडल वैसा ही है, ये फिनिट, ये बीच में चीज बातें करनी है मैंने, रिवैल्यूएशन मॉडल इसके अंदर भी, हाँ ये देखो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल हैं तो वो कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, और वो उसने नाम लिख कर बता दिए। तो अब आप चाहे जितना मर्जी जोर लगाते रहें, इन 5 को कैपिटलाइज IAS 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर दिया इनको, ठीक है ना, आप कस्में उठाते रहें बेशक, लेकिन उसने कहा इंटरनली जनरेटेड है ना तो नहीं। हाँ, जिसको बेचोगे उसके लिए परचेज होगा, उसकी बैलेंस शीट में एसेट बन सकता है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा, उसके बाद क्या मतलब, चलो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में बता सकता हूं इंशाल्लाह। चलो जी, आ जाओ। दूसरी बात अब क्या हो गई भाई, इंटरनली जनरेटेड हैं और इन 5 में से नहीं है तो वो फिर क्या होंगे, अदर्स, और इनमें कौन कौन से आएंगे जरा बता सकते हैं आप कुछ, इनमें कौन कौन से आएंगे? इसमें भाई कहते हैं सॉफ्टवेयर, और जी कोई फॉर्मूला, डिजाइन, पेटेंट, डॉट डॉट डॉट, क्या मतलब, ये तो एक एंडलेस है भाई, लिस्ट एंडलेस है। इंटेंजिबल की डेफिनेशन पूरी कर जाए और इन 5 में से ना हो तो वो तो एक लंबी लिस्ट है, बैठ जाओ, आज दिन लगाओ रात लगाओ, सारी दुनिया के इंटेंजिबल्स बैठ के, वो तो आप बेशक जितने मर्जी लिखते जाओ, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो जो इंटरनली जनरेटेड है इन 5 में नहीं है, ठीक है, अब उनका खाता फिर नवा हो गया। उनके बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि ये 2 फेजेस से गुजरते हैं, यानी कि इनकी डेवलपमेंट को हम 2 फेजेस में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहा जाता है रिसर्च फेज, ये पढ़ी हुई बातें कुछ कुछ याद आ रही हैं, बोलो एजाज, कुछ कुछ याद आ रही हैं? चलो, ये F3 में पढ़ा था आपने, कितना पढ़ा था? बस इतना ही। रिसर्च फेज होता है और दूसरा डेवलपमेंट फेज, ज्यादा नहीं पढ़ा था, हम ज्यादा अब भी नहीं पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन बेहतरीन करके पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। फिर भी डेवलपमेंट फेज, तो भाई ये ना तो IAS 36 मैंने खत्म किया, देखो मैं किसी चीज को खत्म करता हूं तो मुझे फिर पता होता है खत्म किया, हमने पिछले 3 स्टैंडर्ड्स खत्म कर लिए थे, तो उनके सवालों को आपने पढ़ा देखा। एक एंसिलरी सर्विसेज ने कहा था IAS 40 के अंदर एक पॉइंट है, डिस्कस कर लीजिएगा, किताब में नजर तो नहीं आया मुझे, कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा आपने जितने सवाल जहां पे जाके किए हैं उन सवालों में मसला कोई नहीं आना चाहिए, और ना आता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने 36 और 38 नहीं खत्म किया, मंडे को कर दूंगा इंशाल्लाह, ये दोनों इकट्ठे ही खत्म कर दूंगा, ओके, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा सा मेहरबानी करें,
अभी जो है ना वो 36 को मेहनत करें आज जाके, हसद न कर, मेहनत कर, हसद न कर, कि हसद कर मेहनत न कर। अच्छा जी चले अब ना यार, एक बहुत ही बुरा है हसद जो है ना, हसद यार ये ऐसी मुसीबत है कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बंदा जो हसद करने वाला होता है ना, वो अपनी आग में खुद ही जल जाता है। तो और बाकी फजाइल की बात करें तो दूसरे के लिए दुआ करने वाले के लिए की दुआ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले उसके अपने हक में पूरी करते हैं। तो मैं तो आपके लिए दुआएं करूंगा, या अल्लाह इनको ये फ़ायदा भी हो, इनको ये भी हो फ़ायदा हो, ये पास भी जल्दी हो, ये बड़ी बड़े आखिरत के हिसाब से भी कामयाबियाँ समेटे, दुनिया में भी समेटें, मेरा क्या जाता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसमें मतलब बड़ों से सुना है कि फिर आपके हक में पहले ये दुआ, आपकी दुआ अपने भाई के लिए पहले आपके हक में पूरी होती। हसद का फ़ायदा कोई नहीं यार, और दुआ करते रहना चाहिए, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा। करोगे ना इंशाल्लाह। तो मेहनत कर, मेहनत। रिसर्च फेज, रिसर्च फेज के अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं, ठीक है। रिसर्च कहते हैं प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन को। उसके अंदर फिर स्टैंडर्ड आपकी किताब में देखूंगा, उसने कुछ नामों से एग्जांपल्स दी होंगी, कुछ एक्टिविटी स्टैंडर्ड ने दी हुई हैं, 2-4 चीजें वो वहां पे लिख लेंगे। फिलहाल मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, ठीक है। रिसर्च कहते हैं प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन को। किसे कहते हैं जी? प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। है नहीं, मुंह चुक के नहीं, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, पता नहीं अब इसके अंदर मतलब अब आप कोरोना आया हुआ है, अब आप कर रहे हैं तजर्बे, वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पता नहीं कुछ बनता है या नहीं बनता। तो भाई IS 38 कहता है अगर आप इंटरनली जनरेट कर रहे हैं अपने किसी इंटेंजिबल को, वो फार्मूला है, वो डिजाइन है, वो सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, अभी आप रिसर्च फेज में हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपकी, ठीक है। कोई अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अभी आपके पल्ले कुछ भी नहीं है, तो रिसर्च फेज के अंदर जितने भी खर्चे होंगे एक्सपेंस आउट होंगे। ये भी पढ़ा हुआ है पहले, चलो अच्छी बात है। तो ऑल कॉस्ट्स, तो कितने मजे की बात है ना, सारी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स एक जैसे हैं। ऐसा तो नहीं मैं CA पाकिस्तान का कर लूं तो मैं ICAW UK का भी कर लूं, आप ACCA कर लें, आप थोड़ा सा फिर अपना CA कर लें, फिर कहीं और जाके भी CA कर लें, ठीक है। 4-5 साल बाद आपको भी CA कर देते हैं ना, आपका ICW वगैरह कुछ होता है ना, सिस्टम आपका है पूरा। तो कितने मजे का काम है, एक जगह पढ़ो, सारी दुनिया के लिए पढ़ा गया। ऑल कॉस्ट्स आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस इन P&L, ठीक है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट फेज में आगे एक और नई मुसीबत आ रही। डेवलपमेंट फेज वैसे कहते हैं इसको कहते हैं जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनकी एप्लीकेशन होती है फिर बेसिकली, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स लिख देता हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ, लेकिन स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर कुछ बताई हुई हैं चीजें, वो देखते हैं आपकी किताब में है या नहीं। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, तो रिसर्च फाइंडिंग्स की एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं हम। तो अब इसमें ना जी, इसमें एक फेज आता है, जिस फेज के ऊपर एक टाइम आता है जब कुछ क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड ने लिखे हुए हैं वो मीट हो जाते हैं, ठीक है। वो 6 क्राइटेरिया हैं, वो क्या है जी, वो मैं आपको इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। 6 क्राइटेरिया, तो 6 क्राइटेरिया मेट, इफ यस, बल्कि पहले इफ नो, अगर नो तो फिर पिछले वाली कहानी ही है। इसको मैं आसान अल्फाज में यूं कहा करूंगा, अगर नो है तो इसका मतलब बुरी डेवलपमेंट चल रही है। अभी बुरी क्यों? अभी कुछ समझ ही नहीं आ रही, ठीक है, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रही चीज बन पाएगी या नहीं, तो बुरी डेवलपमेंट। अगर 6 क्राइटेरिया भी मीट नहीं हुए तो बुरी डेवलपमेंट। तो अगर डेवलपमेंट बुरी वाली चल रही है तो डेवलपमेंट फेज के भी खर्चों को क्या करते रहो, एक्सपेंस आउट। एजाज ये पढ़ा हुआ है?
6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए तो डेवलपमेंट तुम गंदी है, गंदी डेवलपमेंट है, तो इसको क्या कर दो, ये जरा देखना, जरा कॉपी पेस्ट होने लगा है। हालांकि इतनी देर मैं लिख लेता, लेकिन सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूं, देयर इज नो डिफरेंस इन ट्रीटमेंट। ठीक है जी, ले ऑल कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड। ठीक है, और जब अल्लाह अल्लाह करके 6 क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं तो फिर आपने क्या कर देना है, इफ यस देन डेवलपमेंट इज अच्छी वाली। ठीक है, तो अच्छी डेवलपमेंट हो गई शुरू, अच्छी डेवलपमेंट हो गई तो उससे ऑनवर्ड्स जो भी खर्चा होगा उसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं करनी, बल्कि उसकी एंट्री करनी है इंटेंजिबल एसेट डेबिट। हाँ, सीडब्ल्यूआईपी इंटेंजिबल का भी होता है जब तक वो बन ना जाए, तो इंटेंजिबल इसलिए बोलो, इंटेंजिबल डेबिट कैपिटलाइज करना है, चाहे सीडब्ल्यूआईपी में करो चाहे इंटेंजिबल, बात एक ही है। ठीक है, बोल रहा हूं कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो इसके बाद वाले खर्चों को क्या कर देना, कैपिटलाइज। ठीक है, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब ना मेरी ये चाहत है कि ये दोनों सवालों को ना आप ट्राई करें। आप पे आन पड़ा, जो होना था हो गया, लेकिन ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जब तक मैं वो नहीं कर लेता, ये नहीं कर सकते आप, वो है अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट की डिस्कशन, इन्हीं इंटेंजिबल्स की। ठीक है, मैं ऐसे समरी बना रहा हूं आपके लिए IAS 38 की, ताकि आप कल को शाहीन कल जब आप इसको पढ़ना शुरू करें तो सिर्फ ये गुडविल को फिलहाल छोड़कर, मतलब ये जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली गुडविल, इसको छोड़कर बाकी पढ़िएगा, सवाल निकाल के लाइएगा। लेकिन कोई सवाल करने वाले जो हैं वो मोस्टली आपसे होने लग जाएं, ट्राई करने में हर्ज नहीं। बाकी मैंने अर्ज कर दिया, मंडे को ही खत्म करूंगा इसको मैं। ठीक है, दिल तो था आज खत्म हो, लेकिन अगेन ये थोड़ा ही है कि कोई सिरों लाना है, सिरों तो नहीं लाना ना जी। मैं वही बात करने लगा था अभी के, मैंने ये बात करनी है, अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट, मेरे अल्फाज यही थे कि बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहती है, और वो है अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट की। वो कर लूं तो फिर आप इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं अब अमोर्टाइजेशन की और इंपेयरमेंट की। तो ये आज की चौथी बात, नहीं 5वीं बात। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट, अब मेरे बच्चों इसमें फिर 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, क्योंकि आप पीछे देखो ना, एसेट 2 तरह के बन गए थे, एक वो परचेज किए या खुद बनाए लेकिन इंटेंजिबल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अब ना कुछ कैटेगरीज हम बना रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, जरा गौर से देखिएगा, पहले जरा तस्वीरों के काबिल ना कर लें इनको थोड़ा। ओके, चलो गुजारा करें अब तो जो है। अच्छा जी, इधर देखें जी, भाई स्टैंडर्ड कहता है अगर तो आपके पास ऐसा इंटेंजिबल है जो इन प्रोग्रेस है, अब अगर इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट तो हुआ ही नहीं, क्या अमोर्टाइज हो सकता है? अच्छा, दूसरा एक आपके पास ऐसा इंटेंजिबल है जिसकी यूजफुल लाइफ जो है वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? इनफिनिट जी बेटा, नहीं, इनडेफिनेट का मतलब होता है कंफर्म नहीं। इनफिनिट तो होता है लामतनाही, इनडेफिनेट का मतलब होता है कंफर्म नहीं है। एक एसेट हमारे पास है जी, कितने साल फायदा देगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, कुछ समझ नहीं आ रही। इनडेफिनेट लाइफ, ये इंटेंजिबल में अक्सर मसला होता है। ठीक है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कितने साल इसने हमें फायदा देना है। ठीक है, तो फिर इसको कितने अरसे पे अमोर्टाइज करें?
ये दोनों एक तरह के हो गए ना। पहला इसलिए नहीं है, एक कौन को नहीं, एक दी चुंज को नहीं, मैं अक्सर कहता होता हूँ है। एक इसलिए अमोर्टाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो भी कंप्लीट नहीं है, और दूसरा इसलिए नहीं अमोर्टाइज हो सक रहा क्योंकि लाइफ ही नहीं पता। ठीक है। और तीसरी आपकी फेवरेट गुडविल, पर परचेज होगी तो आएगी ना। दूसरी होगी पता है, इंटरनली जनरेटेड तो आती नहीं है ना किताबों में। ठीक है, परचेज्ड। जी क्या हुक्म है स्टैंडर्ड भाई, क्या हुक्म है स्टैंडर्ड आका, क्या हुक्म है, क्या हुक्म है एडे तुसी जिन। इसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है, जाहिर सी बात है ये तो डिसाइड हो गया कि ये अमोर्टाइज तो नहीं हो सकते, ऐसे ही है क्या है। तो हमने कहा नोटिस, भाई कह रहे हैं, मेरी वाली इंग्लिश भी आने लग गई इसका है ना। तो भाई अगर ये 3 इंटेंजिबल्स हैं तो डू नॉट अमोर्टाइज। करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, लेकिन चले मैंने रूल लिखा, इनको अमोर्टाइज नहीं करना। अच्छा अगर अमोर्टाइज नहीं करना तो फिर क्या छोड़ दे इनको खुले मुहार ऐसे ही। तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं, इनको अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है एनुअली। ठीक है, इनको मस्ट टेस्ट करना है इम्पेयरमेंट के लिए। ठीक है, मस्ट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट। और अगली बात आप पहले, आपको मैं आइए 36 में पढ़ा के आ रहा हूं कि आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट सिर्फ कब लगाना है बच्चों, जब कोई इंडिकेशन हो कि एसिड कहीं इंपेयर हो ना गया हो। लेकिन इस कैटेगरी को जिसको अमोर्टाइज कर नहीं सकते, इसको एनुअली, IS 88 कहता है एनुअली इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। ठीक है, इसमें किसी इंडिकेटर की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है भाई हारिस, नीनो आ रही है, थकावट हुई है, हाय हाय, ठहर जा, छोटी ला के दे यार इधर, मैं तेरी नींदर पूरी करामा जी। इसको अमोर्टाइज नहीं करना, इसको टेस्ट करना है इंपेयरमेंट के लिए एनुअली। डन। अच्छा हाँ जी, अब दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी, जाहिर है जो बाकी बच गए, बाकी कौन से, चाहे परचेज्ड वाले हैं चाहे, जी हाँ, इनके बारे में क्या हुक्म है जी स्टैंडर्ड भाई का। स्टैंडर्ड इनके बारे में भाई क्या कहता है, जरा चेक कर लेते हैं जी। तो स्टैंडर्ड इनके बारे में कहता है कि पहले तो इन्हें नेड़े करो। ठीक है जी। अच्छा अब स्टैंडर्ड भाई क्या कह रहे हैं जी, आमिर भाई, स्टैंडर्ड भाई क्या कह रहे हैं, आमिर भाई डिग ना जाना, तो अनु ही नींदर आ गई, तो क्लास जरा लंबी हो गई यार। आमिर भाई कुर्सी बैठे बैठे धड़ाम आवाज आए हैं। अच्छा जी, अब जो अदर्स हैं इनके बारे में स्टैंडर्ड भाई हुक्म करते हैं कि आप इनके बारे में कहता है कि इनको अगर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है तो सिर्फ उस सूरत में गुजारना है अगर कोई इंडिकेशन हो इंपेयरमेंट का। ठीक है, लेकिन इसका मतलब इस वजह से ये बात कर रहे हैं ना कि इनको हर साल अमोर्टाइज तो कर सकेंगे ना, तो ये इन प्रोग्रेस है कि अमोर्टाइज ना हो सके, ना इंडेफिनिट लाइफ वाले हैं क्योंकि वो तो उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको फिर आपने अमोर्टाइज करना है। क्या करना है जी, अच्छा अब इनको अमोर्टाइज जब करना है ना, तो इन इंटेंजिबल मनहूसों में एक छोटी सी चीज नई आ जाती है, जो थोड़ी देर पहले मैंने एजाज को लाइसेंस दिया था हुकूमत से लेकर, तो उसकी क्या लाइफ थी, 5 साल। क्या वो जिस पहाड़ से तुमने मार्बल निकालना है, क्या उस पहाड़ से मार्बल निकलने सिर्फ 5 साल है? इससे ज्यादा भी निकल सकता है, इससे कम भी निकल सकता है। लेकिन टेंजिबल एसिड्स में ये लीगल लाइफ वाला चक्कर नहीं था, ये इनटेंजिबल्स में मुई लीगल लाइफ भी आ जाती है। ठीक है, ये भी यार एग्जांपल से समझाना था, कल क्वेश्चन लेके आऊंगा, मतलब मंडे को। ये तो मुझे भूल ही गए सवाल, ये भी होने चाहिए थे कल इंशाल्लाह। ठीक है, बहरहाल अमोर्टाइज इनको करना है इन एसिड्स को। ये जो अदर्स बच गए जो इन 3 में नहीं आते, तो वो अदर्स हो गए। ठीक है, तो इनको अमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ। हाँ जी, तो ये कल सवालों से समझाऊंगा। मेरे ज़हन में ही रहा यार ये सवाल भी होते, मैं भी कहूँ सिर्फ 2 सवाल IS 38 के मैं क्यों लाया हूँ उस वक्त। मैं तो अगले सवाल ले आया ना, वो जिसके अंदर आपने रिसर्च और डेवलपमेंट, कितना एक्सपेंस, कितना कैपिटलाइज, लेकिन ये वाली बात तो भूल ही गया मैं। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है, मंडे इज कमिंग। जिंदगी अगर रही तो यूजफुल लाइफ या लीगल लाइफ, जो इनमें से शॉर्टर हो, ये ना सवाल से प्रूफ करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, और अगर
हाँ भाई मीटिंग वाली इमाम आ गई है, बेटे साहब बुला रहे हैं, नमाज पे चले, बस खत्म कर रहा हूँ जी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि सॉरी, तो ये दो चीजें ही हैं, ठीक है, लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। अगर इनमें से एक ही हो तो बस एक ही है, और अगर दोनों हो तो दोनों में से जो शॉर्टर हो उस पे, ठीक है। ये तो होगी बात अमोर्टाइजेशन की, क्योंकि ये अमोर्टाइज हो सकती हैं, इसीलिए अमोर्टाइज करेंगे, ऐसे ही है ना जी। अब बोलो। अच्छा, दूसरी बात, क्या इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे? अमोर्टाइजेशन तो हो गई, तो क्या पीपीई की भी डेप्शन तो हो गई थी? बोलो बोलो बोलो, गलत बोल दो। हाँ, वो उसमें क्या था? वो क्या हो सकता है? तो ये भी डैमेज हो सकता है, सॉफ्टवेयर खराब हो गया फिर, यानी कि इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट इस पे भी आ सकता है। अच्छा, सिर्फ डैमेज होना जरूरी नहीं है, आप जिस डिजाइन की चीज बना रहे थे वो डिजाइन खराब हो गया, मतलब वो डिजाइन पुराना हो गया, वो कुछ इस तरह का मामला हो गया, कुछ भी हो सकता है। आपकी वैल्यू इन यूज, इसमें नॉर्मली फेयर वैल्यू नहीं होती इनकी, ये आगे देखेंगे रिवर्सिंग मॉडल में थ्योरी पढ़ानी, वैल्यू इन यूज ज्यादातर होती है, तो हो सकता है। यानी बाकी इंटेंजिबल्स के लिए रूल वही है जो टेंजिबल्स के लिए है। क्या इनको टेस्ट सिर्फ तब करना है फॉर इंपेयरमेंट अगर कोई इंडिकेशन आए तो। गॉट इट? तो टेस्ट करोगे इनको फॉर इंपेयरमेंट ओनली इफ देयर इज एन इंडिकेशन। पिछले वालों को चूंकि उनको हम अमोर्टाइज नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरन उनको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली कैटेगरी है तो इनको तो अमोर्टाइज कर रहे हैं, अब इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से तब गुजारना है अगर कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर आ जाए, ठीक है। इफ देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, इफ देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, पॉसिबल इंपेयरमेंट। अब असर का टाइम बिल्कुल ऊपर आ गया है, मेरे ख्याल में अब काफ़ी हो गया, बस करनी चाहिए। लेकिन वैसे ज़रा इधर देखें ना, अगर तो रिसर्च डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, ये अमोर्टाइजेशन की बात की मैंने, ये उसने आगे इलस्ट्रेशंस दी हैं, यही बातें समझाई हुई हैं उसने, ठीक है। आप बिल्कुल तसल्ली से ना इस पूरे चैप्टर को पढ़ दें, इसकी सारी इलस्ट्रेशंस कर दें, आप दिलेरी से करिएगा, अल्लाह खैर करेंगे। उम्मीद है 80-90% फिर भी आप कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कोई सवाल नहीं कराया, और मेरी तसल्ली तो आपको पता है तब तक नहीं होनी जब तक मैंने ये सारी बातें सवालों के जरिए नहीं करा लेनी। टाइम की कमी के बायस मैंने ये बातें करने के बाद सवाल नहीं करवाया आपको। इंशाल्लाह मंडे को ये सवाल मैं आपको करवाऊंगा, ओके। तो ये दो बातें मैंने आपसे की हैं, इंटरनली जनरेटेड और परचेज वाले ब्रांड्स की और अमोर्टाइजेशन की। इसकी पिक्चर ले लीजिए और ये सवाल होमवर्क में कीजिएगा। और बेशक आप सारे मल्टीपल टास्क क्वेश्चन, मल्टीपल बेस्ड, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, वो आप IAS 38 से रिलेटेड ट्राई अब कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।